आज हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे। हम कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। हमने पिछले लेक्चर में ओरिजिन और डेवलपमेंट देखा था फेमिनिज्म का। हमने देखा था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या थी, हमने देखा था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या थी, फिर हमने देखा था कैसे धीरे धीरे जो रेडिकल फेमिनिज्म आया वो डी रेडिकलाइज होने लग गया, फिर पोस्ट फेमिनिज्म आया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी थी। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो रेडिकल फेमिनिज्म है या फिर लिबरल फेमिनिज्म है या फिर सोशल फेमिनिज्म है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म क्या है। कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म में हम देखेंगे रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, पैट्रियार्की, सेक्स एंड जेंडर, इक्वालिटी एंड डिफरेंस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 1960 तक 1960s तक जो फेमिनिज्म आया था वो बेसिकली जो मेन स्ट्रीम थेरीज है। मेन स्ट्रीम थेरीज कौन सी हैं? मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजीज कौन सी थी? लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म था, सोशलिज्म था। ये एक्चुअली मार्क्सिस्ट थेरी या लिबरल्स की थेरी ये मेन स्ट्रीम थेरी में आती है। कंजर्वेटिव्स की थेरी भी मेन स्ट्रीम थेरी में आती है। तो जो फेमिनिज्म हुआ करता था वो अपने आइडियाज बेसिकली इन्हीं से डिराइव करता था। तो जो फेमिनिज्म है ये एक तरह से अलग से आइडियोलॉजी जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। ऐसा देखते थे कि ये लिबरलिज्म या लिबरल्स का या फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट का ओपिनियन है जेंडर इश्यूज में, या वो क्या व्यूज रखते हैं, क्या थेरीज हैं उनकी जेंडर इश्यूज पे, उसका एक्सटेंशन की तरह देखा जाता था। लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म से ये सब चेंज हो गया। उन्होंने इम्पॉर्टेंस बताई जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से काफ़ी डिफरेंट था। हम जानते हैं, एक एक करके हम कोर थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म में जाएंगे। पहला हम देखेंगे रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल। जो ट्रेडिशनल नोशन हुआ करता था पॉलिटिकल का, आज भी इनफैक्ट बोलते हैं कि पॉलिटिकल का मतलब तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पब्लिक स्फीयर में जो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे डेफिनेशन से प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे डेफिनेशन से प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो प्राइवेट स्फीयर में भी होती है। इनफैक्ट मिलेट जो बोलती हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि पर्सनल पॉलिटिकल होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन्हें समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, कैसे ये लोग डिराइव करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। मिलेट ने पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हुए कहा है कि पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होगी। आप इनफैक्ट देखेंगे कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है। आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझते हैं? पॉलिटिक्स के बारे में हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स बेसिकली पावर के लिए, इट्स अ स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल ऑफ पावर, ये है एक्चुअली। तो पॉलिटिक्स आप देखेंगे कि पावर से सब कुछ पावर के बेसिस पे है। रेफरेंस पॉइंट पावर है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है। एक कम पावर वाला स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है कि वो ज़्यादा पावर गेन कर ले। तो पावर, जैसे रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी तो हमेशा पावर मेंटेन करना चाहेगी क्योंकि वो पावर में, जबकि ऑपोजिशन है वो पावर लेना चाहेगी। तो पॉलिटिक्स मिलेट डिफाइन करते हुए कहती है कि पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है, अरेंजमेंट है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है। आप कंट्रोल समझ रहे हैं कैसा कॉनोटेशन है? आप कंट्रोल जब किसी से बात करते हैं या कॉन्वर्सेशन के टाइम पर कंट्रोल वर्ड यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो मिलेट या फेमिनिस्ट एग्जैक्टली यही बोलना चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है वो पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस होती हैं जिसमें एक पर्सन, एक सेक्शन जो है वो दूसरे अदर सेक्शंस को डोमिनेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाता है। डेमोक्रेसी में तो कंट्रोल जैसी चीज होती नहीं, लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में तो होती है। लेकिन पॉलिटिक्स बेसिकली गेम इसी चीज का होता है। तो इस चीज को, इस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को वो प्राइवेट स्फीयर में लेकर आती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आज भी आपसे पॉलिटिक्स पूछा जाए तो आप घर में पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आप हमेशा, आपका जो डेफिनेशन होगा वो आपको, जब आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिक्स क्या है तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी, एक रूलिंग पार्टी है, मे बी मोदी जी का चेहरा आपके सामने आए।
और एक ऑपोजिशन है, राहुल गांधी जी का चेहरा आपके सामने है। तो पॉलिटिक्स को सोचते टाइम हम ये नहीं देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो प्राइवेट स्फेयर के बारे में ही सोचते हैं, पर्सनल स्फेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। रिलेशनशिप का यूज फेमिनिस्ट कैसे करते हैं, आप देखेंगे कि पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप में क्या क्या आ सकता है। गवर्नमेंट का सिटीजन से रिलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो आइडियली सिटीजन के पास पावर है, क्योंकि प्रियम्बल में भी आपने देखा होगा कि सॉवरेन सिटीजन्स को बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए पावर अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। एम्प्लॉयर्स का वर्कर के साथ रिलेशन, एम्प्लॉयर अथॉरिटेटिव है या फिर एम्प्लॉयर्स के पास ज़्यादा पावर है, एम्प्लॉयर्स के पास अथॉरिटी ज़्यादा है। सिमिलर वे में एक्चुअली आप देखिए कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप जिसमें एक के पास ज़्यादा पावर होती है या एक के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है और दूसरे के पास कम होती है, तो जो अथॉरिटी है वो बेसिकली दूसरे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैमिली से आते हैं, फिर भी आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं देख ही लेंगे कि हस्बैंड्स डोमिनेट करते हैं वाइफ पे या पेरेंट्स चिल्ड्रन पे डोमिनेट करते हैं। तो ये फैमिली में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप देखेंगे, आपने अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ये बहुत जनरल फिनोमिनन है या जनरल ऑब्जर्वेशन है कि फादर चिल्ड्रन के फ्यूचर से लेकर चिल्ड्रन की पसंद नापसंद, कई बार तो करियर, कई बार स्टडीज, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, क्या ऑप्ट करना चाहिए, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। मे बी मदर्स भी करती होंगी, लेकिन फादर का से ज़्यादा रहता है या कंट्रोल करने का एटीट्यूड। हो सकता है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये फील किया होगा कि उन्हें कुछ और सब्जेक्ट लेना था, उन्हें करियर में कहीं और एक्सेल करना था, लेकिन फादर की कहने की वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा, उन्हें अपनी एस्पिरेशंस दूसरी रखनी पड़ी। जैसे आप देखेंगे कि अभी भी इंडिया में मिडिल क्लास का मेंटालिटी जो है कि सब कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में ही जाना चाहते हैं, कन्वेंशनल एरियाज में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। और कई बार स्टूडेंट्स का या बच्चों का मन नहीं करता है कि वो उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें या वो उस तरह के कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स लें, लेकिन फादर की वजह से उन्हें करना पड़ता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को वो बोलती है ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी एक पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनल स्फेयर में भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन कि आप पॉलिटिक्स को पब्लिक स्फेयर में ही रखें, ये सही नहीं है। लेकिन फेमिनिस्ट ये करना क्यों चाहेंगे? ये इस तरह का इस्टेब्लिश करके, इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करके कि पॉलिटिक्स पर्सनल है, पर्सनल इज पॉलिटिकल है, उन्हें क्या मिलेगा? आप देखेंगे आगे जाकर कि उन्हें इस चीज़ से क्या मिलता है। उन्हें एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट मैटर्स हैं वो पब्लिक में नहीं आते हैं या पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हो पाते हैं, तो उससे विमेन को बहुत लॉस होता है। जैसे कि आप देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसे 2005 लग गया आने में, जबकि आज़ादी को 1947 से इतने साल हो चुका था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाने में 2005 आ गया। उसका रीज़न ये था कि उस चीज़ को लोग ओपनली इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई चीज़ होती है। वो तो लोग बोल देते थे ये तो इनका पर्सनल मैटर है, तो हमें स्टेट को उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जो भी प्राइवेट के मैटर हैं, जो पब्लिक में जिनके बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि विमेन के इश्यूज़, क्योंकि जनरली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही पर्सनल मैटर में रखा जाता है, या फैमिली में बच्चे और फादर का रिलेशन बहुत बार पर्सनल लाइफ या प्राइवेट स्फीयर में रखा जाता है उसे। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस नहीं करते पब्लिक स्फीयर में, तो वो वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बनेगा? और अगर कोई वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना तो उसमें उसका वेलफेयर कैसे होगा? जैसे कि विमेन के इस तरह के इश्यूज़ को आप देखेंगे कि विमेन का जो इश्यूज़ होता है मैनिफेस्टो में बहुत कम होता है। अब धीरे धीरे जाकर, क्योंकि वुमेन बहुत अवेयर होने लग गई, इंडियन सोसाइटी में भी उतनी अवेयर तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अवेयर होने लग गई हैं, तो अब उनके मैटर को भी रखा जाता है। लेकिन आप फिर भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज़ें देखेंगे कि वुमेन के मैटर को मैनिफेस्टो में भी लाने लग गए हैं, लेकिन
बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रोजेक्ट करती हैं वुमेन को एज देयर कैंडिडेट। तो आप ऐसे इसे समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल को रीडिफाइन करने से फेमिनिस्ट क्या चाहते थे, उनका क्या मोटिवेशन था, वो क्या एम कर रहे थे। इनका मानना है कि जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी है वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसे नेचुरल बोला जाता है रादर देन पॉलिटिकल। दैट मीन्स कि पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम इस चीज़ को नेचुरल मानते हैं कि रेयरिंग चाइल्ड का ख्याल रखना, चाइल्ड के बारे में सोचना या किचन का हाउस कोर्स करना, ये सब बहुत नेचुरल है, विमेन ही करेंगी। विमेन नेचुरली इस चीज़ के लिए हुई हैं। और जबकि हम मेन के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट कर लेंगे, वो एजुकेशन में जाएंगे, वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका बहुत ही बर्निंग और बहुत ज़्यादा इसको कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं कि आप लोकसभा में 17th लोकसभा है इंडिया का और सिर्फ 14.4% रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए कि कितना हालत ऐसा है सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पार्लियामेंट में 108th आई गेस अमेंडमेंट बिल है जो पेंडिंग पड़ा है, जिसमें 33% लोग विमेन का रिप्रेजेंटेशन है। इससे क्या होगा, लीगली 33% रिप्रेजेंटेशन होगा विमेन का पार्लियामेंट में। वो चीज़ें अभी भी इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फैमिली से स्टार्ट होते हैं। आप आगे जाकर देखेंगे कि मिलेट बोलेंगी कि ये देखिए, आप ये डायग्राम से देखिए, पब्लिक ऐसी चीज़ें आप अगर एग्जाम में दो गोल सर्कल बना के पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमन लिख के फैमिली केयरिंग, चाइल्ड रेयरिंग ये लिख देंगे, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और करियर ये पब्लिक मैन का लिख देंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आपके आंसर का विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ऑपोजिट में है। ये जो पर्सनल इज पॉलिटिकल का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली रेडिकल फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा प्रपोज करते हैं या एडवोकेट करते हैं। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पर्सनल इस पॉलिटिकल की वजह से बहुत लॉस हो रहा है तो वो इस चीज़ को बहुत अपोज करते हैं। उनका कहना है कि फैमिली में जो ऑपरेशन होता है वुमेन का, क्योंकि उन्हें से नहीं होता डिसीजन मेकिंग में, वो अपनी ऑटोनमस लाइफ नहीं जी सकती हैं, तो उन्हें वो सेल्फ रियलाइजेशन का उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है क्योंकि वो इतनी एब्जॉर्ब्ड होती हैं वुमेन अपने हस्बैंड्स के बारे में ख्याल रखने में, अपने चिल्ड्रन के बारे में ख्याल रखने में, कि वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप अपनी मदर के बारे में सोचेंगे, अगर वो वर्किंग वुमन नहीं है, एक सिंपली एक हाउसवाइफ है, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी चीज़ में सिमट कर रह जाती है कि उनके बच्चे क्या करेंगे, उनको आज कहाँ क्या खाना खिलाना है, क्या करना है, उनके हस्बैंड को कितने बजे ऑफिस से आना है। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है विमेन, तो वो अपने आप को और कुछ देख ही नहीं पाती हैं, वो सोच ही नहीं पाती कि उनकी लाइफ उससे बाहर होगी। तो ये इस तरह का विमेन का ऑपरेशन या इस तरह की कंडीशनिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? फैमिली से होती है। इस तरह का कंडीशनिंग होता है फैमिली में कि हाउस वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हो जाता है। तो वुमेन को बोल देते हैं डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और मेन को बोल देते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्न करें, वो बाहर जाएं, वो करियर बनाएं, ये सारी चीज़ें। आप देखेंगे कि डिफरेंट फेमिनिस्ट का डिफरेंट ओपिनियन है। उनमें से एक लिबरल फेमिनिस्ट का ओपिनियन है कि लिबरल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जो पब्लिक स्फीयर में वो उनका जो वो एडवोकेट करते हैं वो काफ़ी वैसा रखते हैं, बहुत लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है उनकी। उनका कहना है कि वुमेन को इक्वल राइट होना चाहिए एजुकेशन, वर्क और पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन वो पर्सनल स्फीयर में तभी नहीं घुसना चाहते, वो प्राइवेट स्फीयर में फिर भी नहीं घुसना चाहते, जिसके अलग अलग इम्प्लीकेशंस होंगे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट स्फीयर में नहीं घुसती तो ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होता। तो इन सब चीज़ों में विमेन का राइट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है।
हाँ, उसकी बहुत सारी डिबेट्स हैं कि आर्टिकल 25 इनका वायलेट हो रहा है, प्रीएम्बल इंश्योर करता है कि लिबर्टी होनी चाहिए फेथ की और ये सारी चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें अलग डिबेट हैं, लेकिन अगर आप एक विमेन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो उनके राइट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। उनका ज़रूरी है कि वो ये सोचें, उनकी ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ में नहीं पिस कर रह जाएगी कि ट्रिपल तलाक में, कि कभी उनके हस्बैंड उन्हें गुस्से में छोड़ ही ना दें। तो वो चीज़ है। फिर नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं पैट्रियार्की। ये नेक्स्ट कोर थीम है। पैट्रियार्की, बेसिकली पैट्रियार्की का मतलब होता है रूल बाय द फादर। फेमिनिस्ट जो हैं उनका कहना है कि सोसाइटी में बहुत सारे सोशल क्लीवेज हैं, लेकिन इनका मानना जैसे कि बहुत सारे सोशल क्लीवेज में क्या, सोशल क्लास के, आप गरीब हैं या अमीर हैं, या रेस या रिलीजन, इस तरह के बहुत सारे सोशल क्लीवेज हैं। बट जेंडर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और इस चीज़ को ये लोग नाम देते हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स का। इनका कहना है कि सेक्सुअल ऑप्रेशन जो है वो बहुत ही कम रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसा कि हमने पिछले ही थीम में पढ़ा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो वो जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं, एक स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन की पर्सनल या प्राइवेट स्फीयर कैसे पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये बोलते हैं कि इनका एक्चुअली पैट्रियार्की का लिटरली मीनिंग क्या होता है। पैटर मीन्स फादर होता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा रूल बाय द फादर, जो कि फादर मतलब मेल का डोमिनेंस बेसिकली, चाहे वो हस्बैंड हो या फादर हो या फिर ये ब्रदर हो। तो बेसिकली फादर का रूल आप देख रहे होंगे, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर किसी भी तरह के इंडियन सोसाइटी में किसी भी तरह की फैमिली से आते हैं, तो आप देखेंगे कि फादर का से सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो रिलेशन होता है जिसमें सबऑर्डिनेट स्टेटस होता है वाइफ का या चिल्ड्रन का, किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले आपको अपने पापा से पूछना पड़ रहा है, या आपके पापा आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर बहुत बार आपको आपकी इच्छा के बिना उनके लिए काम करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह का जो सबऑर्डिनेशन का स्टेटस है, या जो फादर का से है, कंट्रोल है जो फैमिली में है, ये बेसिकली ये पैट्रियार्की है, फादर का या हस्बैंड्स का, वाइफ के केस में हस्बैंड्स का। तो क्या कहना चाह रहे हैं, इससे क्या निकालना चाह रहे हैं फेमिनिस्ट? इनका कहना है कि जो सोसाइटी में पैट्रियार्की है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैमिली से आते हैं, क्योंकि फैमिली में इस तरह का स्ट्रक्चर है उसी को, क्योंकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इंडिविजुअल फैमिलीज का कलेक्शन है ऐसे देखा जाए। तो जब इंडिविजुअल फैमिलीज, जब पूरा लॉट ही वैसा होगा जिसमें फैमिली में फादर का से होगा, तो इंस्टीट्यूशन किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या मैनिफेस्टेशन होगा? ऑब्वियसली जो सोसाइटी है वो मैनिफेस्टेशन होगा फैमिली का। आप जैसे देखते होंगे कि बोलते हैं कि फैमिली जो मूवीज़ हैं आईना होती हैं समाज का, वैसे ही सिमिलरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आईना होते हैं इंडिविजुअल फैमिली का, एक इकाई जो है समाज की उसका। तो आप देखेंगे कि जो सोसाइटी में जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी रिप्रेजेंटेशन वुमेन का बहुत 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 कम है। आप पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, पार्लियामेंट में सिर्फ 14.39% है रिप्रेजेंटेशन वुमेन का। आप ये इस चीज़ को कहीं भी एग्जांपल की तरफ ले सकते हैं। सिमिलरली जुडिशरी में मैंने अभी रिसेंटली डेटा चेक किया है तो सिर्फ 2 वुमेन हैं 34 सीट्स में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है जस्टिस का, कितना जस्टिफाइड है ये? आप खुद क्वेश्चन करके देखिए कि सिर्फ 2 औरतें हैं 34 सीट्स में, कितना रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली उनका कहना है, इसी चीज़ को ये बोलती हैं, मिलेट बोलती हैं कि पैट्रियार्कल गवर्नमेंट है। That means that half of the populace which is female is controlled by that half which is male.
और इसी तरह के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस है इन सब चीज़ों का, जो सबमिसिव नेचर है वुमेन का, या जो वुमेन को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है या उन्हें ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, इसका मैनिफेस्टेशन आप देख लेंगे हिरार्किकल सोसाइटी में है। आपने अभी देखा कि जो जस्टिस के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो अपहोल्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को, हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सिर्फ दो औरतें हैं चौथे सीट्स में। तो कितना जस्टिस है, क्या है, हमें खुद से, इंडियन सोसाइटी को खुद से सोचना चाहिए कि हम कितना जस्टिस कर रहे हैं औरतों के साथ। फिर हमने देखा कि 14.4% है सिर्फ 17th लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक कंपल्सरीली एक वुमन होना चाहिए। इस तरह की जो सोसाइटी है वो हायरार्की को जन्म देती है। फिर आप देखेंगे कि ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेशन है ना फीमेल्स का, वो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी से आते हैं या किस कंट्रीज़ में हैं, किस कंट्री से आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि 35 या 32 साल की औरत अगर सना मरीन जो है वो स्वीडन में प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, वो यहाँ पर नहीं होता, बहुत मुश्किल है। इंदिरा गांधी के बाद आपको नहीं दिखेगा कि कहीं भी कोई भी चांस है कि कोई औरत हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाए या हेड ऑफ द स्टेट बन जाए। हेड ऑफ द स्टेट तो बहुत बार बनी है, लेकिन हाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनी है। एक ही बार ऐसे तो इंडिया में बनी है, लेकिन हाँ जब आपका रियल पावर जो है, रियल अथॉरिटी है जो, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ एक ही बार बनी है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी हालत ठीक है वुमेन का, क्योंकि एजुकेशन आ गया है, वोट है, एक्सेस टू एजुकेशन, ऑब्वियसली मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ काफ़ी ईज कर दिया गया। अभी आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो थोड़ी सी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पैट्रियार्की का बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होता है। और इसका मैनिफेस्टेशन अमर्त्य सेन ने बताया भी था, मिसिंग वुमन, ये सारे एग्जाम्पल, इनफैक्ट इसे कोट किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में। ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये कॉन्सिक्वेंस है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन का, फीमेल इन्फेंटिसाइड का। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। मैं इसीलिए इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होकर इसे मत देखिए, एक जनरल अवेयर नागरिक की तरह देखिए, एक जागरूक इंसान की तरह देखिए कि आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा कि सोसाइटी में चीज़ें कैसी चल रही हैं। आप भी चेंज हो सकते हैं, एजेंट ऑफ चेंज हो सकते हैं सोसाइटी में। सिमिलरली आप देखेंगे कि लिबरल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो राइट्स का सोसाइटी में, वो बेसिकली उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। वो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का। वो चाहते हैं बिजनेस में, प्रोफेशंस में, पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो इसका भी एक ऑपोजिट थ्योरी आएगा, जो इन फेमिनिस्ट के बाद एक ऑपोजिट थ्योरी आएगा। एक तरह के और फेमिनिस्ट हैं कि वुमेन यूनिक हैं, हमें मेल आइडेंटिफाइड नहीं होना है। आगे पढ़ेंगे हम उससे डिटेल में। फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, ये सारी ट्रेडिशन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, जब हम फेमिनिज्म में और आगे डाइव करेंगे। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, वो इकोनॉमी, आपको तो पता है सोशलिज्म क्या करता है, ये तो रिडक्शनिस्ट है, ये बेसिकली हर चीज़ को इकोनॉमी से रिलेट कर देता है। तो इनका कहना है कि जो सबऑर्डिनेशन है वो क्लास सबऑर्डिनेशन का ज़्यादा है वुमेन के केस में, रादर देन ये इस तरह का फैमिली का सबऑर्डिनेशन है। सिमिलरली रेडिकल फेमिनिस्ट वो पर्सनल लाइफ में घुसते हैं और वो बोलते हैं कि पैट्रियार्की की वजह से ही इंस्टीट्यूशंस जो हैं पैट्रियार्कल हैं। मुझे कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, फैमिली का जो बड़ा ग्रुपिंग हो जाएगा वो सोसाइटी होगी, और उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन होता है इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट 4 आइडियाज़ देखेंगे, सेक्स एंड जेंडर, इक्वालिटी एंड डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपको एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाता है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अपने चारों तरफ देखेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया था खाप पंचायत के केस में,
खाप पंचायत में क्या होता है, क्यों ऑनर किलिंग होती है, या खाप पंचायत में ऐसे जजमेंट्स, ऐसी ऑर्डर्स क्यों आते हैं कि किसी को मार दिया जाए, या लव मैरिज है किसी की तो उसे अलग होने दिया जाए? क्योंकि सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि पैट्रियार्की के अगेंस्ट कोई जाए, कि फादर के विशेस के अगेंस्ट कोई जाए। तो वुमेन को ऑनर की तरह रखा जाता है, और ऑनर का उन्हें लगता है कि वुमेन अगर डिफाई करती है उनके ऑर्डर्स को, या डिफाई करती है उनकी इच्छाओं को, तो वो कंट्रोल लूज कर जाती है। वो पैट्रियार्की जो कंट्रोल करने का नोशन है वो लूज कर जा रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये उनके ऑनर के अगेंस्ट है, तो वुमेन का ऑनर किलिंग भी होता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट लेकर आई थी शक्ति वाहिनी केस में, कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ के अंडर आता है वुमेन को चॉइस लेना कि वो किससे शादी करना चाहती हैं, या मेल्स को चॉइस लेना कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा भी था, तो यू नेवर नो कैसे कैसे आजकल पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.